अदब नाजरीन, स्वागत है आपका सलाम नजीबाबाद में। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान शेख। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नजीबाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल बहादुर सक्सेना। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल साहब एक बहुत अच्छे अखलाक, किरदार और मामलात की शख्सियत हैं। नजीबाबाद के हर समाज, हर तबके और हर बिरादरी की बेहतरीन और मकबूल शख्सियतें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ख़ास आज का प्रोग्राम है डॉक्टर अतुल बहादुर सक्सेना साहब की शख्सियत को लेकर ही है और आज हम उनको सलाम नजीबाबाद की जानिब से एक मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि कल उनको MDS इंटर कॉलेज, जो कि सब जानते हैं कि नजीबाबाद नहीं, ज़िला बिजनौर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक माना हुआ इंटर कॉलेज कहा जाता है, उसके मैनेजर आपको बनाया गया है। सलाम नजीबाबाद की जानिब से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब। और इसकी के लिए मैं सलाम नजीबाबाद के MD से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आफ्ताब आलम साहब से कि वो आएँ और बुके देकर उनको मुबारकबाद सलाम नजीबाबाद की जानिब से पेश करें। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के कार्यकाल में MDS इंटर कॉलेज नजीबाबाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को पहुंचेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब एक बार फिर स्वागत है आपका सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे नजीबाबाद की आप डॉक्टर्स में एक यूनिक पहचान रखते हैं और एक बहुत अच्छे अखलाक, किरदार, मामलात की शख्सियत की शक्ल में आप जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा इस सवाल जानना चाहेंगे कि जब आप जनता को हमारे पता चला कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ ला रहे हैं तो उन्होंने कुछ अलग अलग सवालात हमसे किए हैं और हम चाहेंगे कि आप उनको जवाब दें ताकि जनता हमारी सेटिस्फाई हो सके। सबसे पहले तो हम आपको इसी MDS इंटर कॉलेज से सवाल मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हम ये जानना चाहेंगे कि MDS इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट में आप पिछले कितने साल से हैं? मैनेजमेंट में तो मैं MDS में काफ़ी साल से हूँ, करीब 9 साल तो हो गए होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। मैनेजमेंट हमारा जो है साहू जैन ट्रस्ट से चलता है जी, और हमारे अध्यक्ष जो हैं इस समय साहू अखिलेश जैन जी हैं। और इसी तरह से हमारा पूरा ये है मैनेजमेंट में जो यहाँ पे लोकल रहता है, एक तो मैनेजर रहता है और एक डिप्टी मैनेजर हो गया, एक ट्रेजरर हो जाता है, ऑडिटर होता है, बाकी मेंबर होते हैं जो कि लोकल नजीबाद के रहते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो दिल्ली से ट्रस्ट के द्वारा नामित किए जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब की यहाँ पर डॉक्टर साहब खुद अपनी तीसरी पीढ़ी में हैं। दादा परदादा यहाँ पर आए थे और उन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी और डॉक्टर साहब भी उन्हीं की तर्ज पर जो उन्होंने इज़्ज़त और कमाई है उसी की तर्ज पर डॉक्टर साहब नजीबाबाद की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और नजीबाबाद के डॉक्टर साहब के जो बेटे हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए मेडिकल लाइन में आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अब हिंदी मीडियम से हटकर इंग्लिश मीडियम में जाने लगे, उसको प्रीफर करते हैं। क्या आप इसके बारे में क्या कहना? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो तालीम जो जहाँ पे शायद फेल कर रही है वो ये है कि हमारा बच्चा आज पढ़ाई के बाद सही तरीके से अपने को एक्सप्रेस या बोलना नहीं सीख पा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे नौकरी के आयाम खुलते जा रहे हैं, अपने नजीबाबाद के और आसपास के बच्चे जो हैं विलायत में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ का पता चलता है, कुछ का कभी नहीं पता चलता, जो यहीं से निकले हुए हैं, गए हुए हैं। पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने बच्चे हैं उनको बोलना आना चाहिए। एक्सप्रेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर बोलना बच्चा नहीं सीखेगा, उसको आप कुछ पढ़ा दो, PhD बना दो, वो बेकार। नहीं, बोर्ड का कितना बड़ा रोल है इसमें? बोर्ड का देखिए ऐसा है, बच्चे अगर आप देखेंगे अपना MDS या MDKV ले लीजिए, जो दो पुराने स्कूल हैं, दोनों में इंटरमीडिएट बोर्ड है और शायद GIC में भी उस हिसाब से आप लगा लीजिए इंटरमीडिएट बोर्ड ही है। और अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसी मुकाम पे पहुंच गए, जैसे आपके मंगू सिंह जी हैं, वो आपके साहू जैन कॉलेज में भी रहे और यहाँ परतापुर के रहने वाले हैं, इस समय चेयरमैन हैं DMRC के मेट्रो के। तो लोग हमारे यहाँ के तो बहुत अच्छे निकल गए हैं। तो बोर्ड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमारा तालीम के बाद हमें बोलना आना चाहिए। कुछ एक आज की तारीख में ये हो गया कि इंग्लिश मीडियम का लोगों को शौक़ हो गया है। पढ़े हम भी इंग्लिश मीडियम से, ऐसी बात नहीं है, पर वो ज़माना एक अलग था इंग्लिश मीडियम का, आज का ज़माना अलग है। जी जी। आज सिर्फ ये आदमी को है कि मैं इंग्लिश मीडियम से मैंने एक डिग्री ले ली, भले बोलना ना आए, लिखना ना आया। और उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो आ गई वो ये आ गई है कि जो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं ना तो अंग्रेज़ी बोल पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं। हिंदी मीडियम में तो बच्चे वैसे ही इसमें बहुत पीछे रह गए। तो इसलिए
अपनी तालीम में कहीं ना कहीं हमको बदलाव लाना है, जिससे कि और बच्चों को हमको इनकरेज करना है कि बोलना सीखें। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि एक समय था कि 92 में राजशंकर गर्ग जी एमडीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। उस समय एमडीएस इंटर कॉलेज में का नाम प्रदेश स्तर पर हुआ करता था, और जब रिजल्ट आता था तो प्रदेश स्तर पर एमडीएस इंटर कॉलेज का एक ना एक स्टूडेंट ऐसा होता था जो एमडीएस इंटर कॉलेज को पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया करता था। लेकिन कुछ समय से ये बंद हो चुका। तो क्या आपके मैनेजमेंट में आने के बाद, मैनेजर बनने के बाद, हम वो दिन दोबारा देख सकते हैं? नहीं, देखेंगे बिल्कुल। अब थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया है कि जिस समय वो यहाँ पे थे, इंटरमीडिएट बोर्ड का एक ही दफ्तर होता था जो इलाहाबाद था। अब आपका मेरठ में अलग हो गया है, बरेली में अलग हो गया है। तो उससे जो इतना बड़ा अपना प्रदेश है, 74 करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें सबको मैनेज करने के लिए इतने नंबर बैठता है आदमी का, तो उन लोगों ने जगह जगह डिवाइड कर दिया है। कुछ थोड़ा सा ये रहा है पिछले कुछ सालों में कि हम लोगों को जिस स्तर के टीचर मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमारा एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, सारे हमारे जो शिक्षक हैं जो फुल टाइम आते हैं वो सरकार अपॉइंट करती है, और उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो जितने टीचर्स आ रहे हैं, आके भले बाद में माहौल के साथ बदल जाते हैं, पर टीचर्स का एक ग्रेड जो है या जो उस तरह से है वो उतना अच्छा ना रह पाया जैसे था जी। तो कोशिश की जाएगी, क्योंकि टीचर को रखना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो शासन से ही आएगा, शासन ही उनकी तनख्वाह देता है, प्रिंसिपल भी आता है। बस ये आप समझ लीजिए कि अब श्री राजशंकर गर्ग के बाद अब कोई फुल टाइम, हमारा हरवीर सिंह जी एक आए थे प्रिंसिपल, उसके बाद कोई प्रिंसिपल नहीं है। और जिस तरह से चल रहा है शायद प्रिंसिपल बहुत जल्दी मिले भी नहीं। हो सकता है कि अब कुछ बदलाव आए जिसमें जल्दी जल्दी हो, क्योंकि फुल टाइम प्रिंसिपल के साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट का फिर इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कॉलेज को अच्छा करने में रहता है, टीचर्स की भी एक डिसिप्लिन बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एमडीएस इंटर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और एमडीएस इंटर कॉलेज का नाम पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक वक्त हुआ करता था कि एमडीएस इंटर कॉलेज में अगर किसी का एडमिशन हो जाता था तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं और वो जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से एक बार उनके क्या हम दोबारा दिन देख सकते हैं? नहीं, देखने की बात तो मैं आपको बताऊं, पहले बीच में एक बारी एक एसडीएम साहब थे, उन्होंने एमडीकेवी के मैनेजर साहब को बुलाया कि साहब मैं मिलना चाहता हूं जी। तो उन्होंने पूछा क्या बात, बोले आइए। तो गए वहाँ पे, तो बोले कि साहब पूरी नौकरी में मेरे को एक पहला सरकारी स्कूल ऐसा मिला जिसमें लोग सिफारिश लगवाते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा। और अभी भी हमारे यहाँ निशांत यादव जी आए थे, जो इसमें हमारा इलेक्शन का वो था, वो करने के लिए। वो बोले कि साहब ये 2 स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल कह दिए, जिसके अंदर सिफारिश होती है कि साहब एडमिशन करा दीजिए जी। बाकी सब जगह होता है कि साहब फलाने हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दीजिए, हमारे उसमें करा दीजिए। बोले कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या ऐसा वो है कि जो यहाँ पे सिफारिश होती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब हुई मैनेजमेंट से रिलेटेड, और आपको एक बार फिर सलाम नजीबाबाद के सौजन्य से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब आप यहाँ पर आए हैं तो हमने पोस्ट डाली थी, उसमें हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ सवालात ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग हो जाएँ। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन सा एक सवाल है कि अब हर पेशेंट, अक्सर पेशेंट जहाँ थोड़ा सा हाथ में पाँव में पेन होने शुरू हुआ, उंगली में पेन होने शुरू हुआ, कौन कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है। आखिर यूरिक एसिड क्या है, और अगर ये बढ़ जाता है तो इससे बचने के क्या तरीके हैं? यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं आज समझता हूँ बहुत कम लोगों को अंदाज़ है कि यूरिक एसिड होता क्या है। जी। यूरिक एसिड ऐसा होता है जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स में भी एक चीज़ होती है जिसे प्यूरिन कहते हैं। जी। प्यूरिन को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जैसे कि नॉन वेज ले रहे हैं और एक कीमा खा रहे हैं, कीमे को जब आप कूटते हैं तो उसमें प्यूरिन बन जाता है। तो प्यूरिन बढ़ने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। नॉर्मली बॉडी में एक एंजाइम होता है, जितना आप प्रोटीन खाते हैं उसे कन्वर्ट कर देता है, वो पास आउट हो जाता है। प्रॉब्लम यूरिक एसिड या गाउट में ये हो जाती है कि वो एंजाइम ख़त्म हो जाता है और हमारे जो है यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड जो नुकसान करता है वो ये करता है आमतौर पे कि वो उसके क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल सुई की तरह बारीक, जो जोड़ में जम जाते हैं और जोड़ों को ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ में जिसमें वो बहुत ज़्यादा वो होता है, वो है आपके जो गुर्दे में और उसमें स्टोन्स बनते हैं, उसमें बहुत इसका एक बड़ा रोल है।
प्योर एक तरह का स्टोन नॉर्मली नहीं बनता, मिक्स स्टोन्स होते हैं जिसमें ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यूरिक एसिड होता है। तो स्टोन जब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वो रहता है। यूरिक एसिड का लेवल अपने आप में कुछ नहीं कहता जब तक आपके दर्द नहीं है। और यूरिक एसिड जो है इतना टिपिकल एक दर्द होता है कि जब शुरू होता है तो मरीज़ पैर पकड़ कर होता है, पैर के अंगूठे में से दर्द शुरू होता है आमतौर पे, और वो इतना बेतुका दर्द होता है कि उसका कोई इलाज नहीं होता। और पुराने समय में इसका इलाज ये था, कॉल्चिसिन देते थे, उसका ये था कि तब तक देते रहो जब तक आराम ना हो जाए या कॉल्चिसिन के साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिसके अंदर दवाई के लिए ये लिखा गया हो तब तक देते रहो जब तक आराम ना हो जाए, साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो बहुत भयंकर दर्द होता है। यूरिक एसिड जो है मेरे हिसाब से आज भी बहुत पुअरली मिसअंडरस्टूड बीमारी है। कुछ दवाइयाँ हैं यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, ख़ासतौर में हार्ट की दवाइयाँ कुछ चल रही हैं, उनमें बढ़ता है तो वो लोग फिर डॉक्टर्स उसके साथ दवाई देते हैं जिससे ना बढ़े। और वैसे ये एंजाइम है उसकी कमी से शरीर में पैदा हो जाता है। क्या कुछ ऐसा प्रिकॉशन या परहेज़ जिससे कि हमारे उसमें यही कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। पहले तो ये मानते थे ये मीट ईटर्स डिजीज़ है कि जो आदमी क्या कहते हैं मीट खाता है उसे होता है, पर आज की तारीख में अब ये देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियंस में जो शाकाहारी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये डायनेमिक्स है जो चेंज करती रहती है और इससे शायद बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बदलती है। तो इसमें प्रोटीन्स का ज़्यादा वो रहता है, परहेज़ रहता है, क्योंकि प्रोटीन से ही बनता है। और प्रोटीन्स में भी जो चीज़ ज़्यादा परेशान करती है वो प्यूरिन होती है। डॉक्टर साहब नेक्स्ट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और देखने में आ रहा है कि 30-35 साल की एज के बाद जो नए जवान तबका का लोग हैं वो अपने घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर दर्द बहुत है। इसका क्या रीज़न बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है? देखिए ऐसा है कि कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ है जो हम लोग अब शायद इतना आसानी से अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं जी। आज़ादी के समय हिंदुस्तानी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 35-36 की थी जी। आज की तारीख में वो आ गई है 71, यानी दुगनी हो गई है। और लेडीज़ की तो और ज़्यादा होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। पहले जब एवरेज लाइफ स्पैन हमारा आप समझ लो 40-45 भी था तो बहुत ज़्यादातर लोग जो है 50% लोग 45 तक ही जी मर जाते थे, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी हमारे साथ हो गई है वो ये है कि हम लोगों ने जो अच्छी आदतें थी हमारे पूर्वजों की वो छोड़ दी। और उसमें एक सबसे बड़ी गंदी आदत जो है जिस पे हम अब बैठे हुए हैं, कुर्सी के साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं ना कहीं चोट से घुटने में बनता है, आपका वज़न ज़्यादा होने से बढ़ता है। अब ये देखा गया है, रिसर्च से पता चला है कि हर फालतू किलो जो आपका होगा घुटने पे 4 गुना और कमर पे 6 गुना लोड ज़्यादा डालता है। और एवरेज हिंदुस्तानी आज की तारीख में कम से कम 10-12 किलो वज़न फालतू है। बिल्कुल। अगर आप घर से 1 किलो का झोला या बाज़ार से 1 किलो का झोला लेके घर तक जाएंगे, आप कम से कम 20 बारी हाथ पलटेंगे। और अगर आपका मान लीजिए 10 किलो ज़्यादा है तो आप घुटने में 40 किलो फालतू डाल के चल रहे हैं, तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जितने भी दर्द हैं ये शरीर का एक तरीका है, ये शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। शरीर कह रहा बहुत हो गया, बंद कर दो। जी। ये करने से हम लोगों का क्या हो रहा है, हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि हम शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है किल कर रहे हैं। बिल्कुल। जो शरीर हमसे कह रहा है कि ये मत करो, हम वो कर रहे हैं। तो उससे नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर के ये नहीं है कि दवाई नहीं खानी चाहिए, पर एक दवाई का तरीका है खाने का। बिल्कुल। हमको वज़न घटाना है, हमें अपना खान पान ठीक करना है, हमें टहलने की आदत डालनी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सरसाइज कल्चर बहुत ख़राब है। और इसी से आपको बताऊँ ताल्लुक़ से, जो आज की तारीख में अब देखा जा रहा है कि 20-20 साल 30-30 साल के बच्चों के कूल्हे सूख जा रहे हैं। जी जी जी। उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है, जो ये जिम्स चल रहे हैं जिसमें पाउडर खिलाए जाते हैं। बिल्कुल, इसी रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ तो इन पाउडर के देने से लोगों के कूल्हा सूख जाता है। तो जो चीज़ क्या कहते हैं 60 साल 65 साल पे होती थी, आज 25-25 साल पे लोगों के लग जा रहा है। आम लाइफ कूल्हे की करीब 20 साल होती है, 12-15 साल होती है, 20 साल चल जाता है। तो अगर किसी के 25 साल पे लग गया तो मरते मरते उसको 2 बारी ऑपरेशन और कराना पड़ेगा।
और एक ऑपरेशन का हमारा अगर खर्चा जो है 2 लाख रुपए लगा लो तो, और फिर उसके बाद ये हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, जैसे मेटल जाएगा, सब जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं ये, जो कि आज बहुत हो रही हैं। कुछ लोगों ने अब करा है जो दवाई देते हैं पर लंबे टाइम लेनी होती है, उस ये है कि वो लंबे टाइम में आदमी कभी थक जाता है, पर वो आपका कूला बचा देते हैं, बचा रहता है। डॉक्टर साहब, इसमें शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अर्ली एज में ज़्यादा ये शिकायत आ रही है, कुछ हमारा खान पीन भी गड़बड़ा है। नहीं, खान पीन तो हमारा गड़बड़ हो गया है यंग एज में ज़्यादा। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर अब थोड़ा सा दुर्भाग्य से क्या हुआ है नजीबात का, कि अगर आप नीचे ढाली के नीचे जाइए, कहीं पे आबादी नहीं थी। अब हमारे नदी पे इस पूरे मालन पे अगर आप शायद जाएंगे देखेंगे तो शायद ही 1 इंच मालन का निकलेगा, बाकी सबके बेनामे हो रखे हैं, अब मकान भी बन रहे हैं, ये कड़वा सच है। जी जी। ठीक, वहाँ पे सारी सब्जी होती थी। सब्जी क्यों अच्छी होती थी? लोग वहाँ के गोभी के फूल देख के रुक जाते थे जो निकलते थे मालन के पुल पे खरीदने के लिए, क्योंकि वो सारा जो है सॉइल वाटर से फीड होता था। जितने हमारे सेप्टिक टैंक हैं उनका पानी जाके नदी में जाता था, तो वो बहुत अच्छे होते थे, उससे हमारे कीड़े भी आते थे। दूसरा, हमारे यहाँ DDT बहुत इस्तेमाल हो रहा था दीमक मारने के लिए। DDT वर्ल्ड ओवर बैंड है, इंडिया में अब थोड़ा सा उसका इस्तेमाल कम हो गया है, पर DDT बहुत कॉमन चीज़ है। और DDT से क्या होता था, वो फैट में सॉल्युबल था, फैट के साथ एब्जॉर्ब होता था और हड्डियों में जाके बैठता है और हड्डियों को कमज़ोर करता है। उसका बैन होने का कारण क्या था कि अमेरिका की जो नेशनल बर्ड थी रॉयल बॉल्ड ईगल, उसकी पॉपुलेशन जब गिरी तो नेशनल ज्योग्राफिक ने उस पर एक स्टडी करी। स्टडी करने पे ये देखा कि जो चिड़िया उस पर हैच करती थी अंडे पे, वो टूट जा रहा था। तो टूटने का कारण तो देखा तो शेल की जो स्ट्रेंथ थी वो DDT के कारण वीक हो जा रही थी, तो DDT बैन हुआ। उन्होंने तो अपनी रॉयल बॉल्ड ईगल को रिवाइव कर लिया। हमारे यहाँ तो रिवाइव ही नहीं हो पा रही, हमारी क्या कहते हैं जो मोर है वो है, कहाँ अब खत्म हो गए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता चला। पर ये है कि उसके कारण DDT जो एक अंडे के शेल को कमजोर कर सकता है, हमारी हड्डियों के साथ क्या कर रहा होगा ये ऊपर वाला जाने। बेशक सही। उसके अलावा यूरिया हम बेतुका इस्तेमाल कर रहे हैं, RO वाटर जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी RO यूनिट आ रहे थे आज से 1 साल पहले जब से गवर्नमेंट ने बैन करा, सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। उनसे क्या होता था कि जो अंडर से सब सॉइल में से आपका पानी आ रहा था उसमें सारे हम हेवी मेटल्स को कॉन्सेंट्रेट करके वापस 50% पानी में ज़मीन में डाल दे रहे थे। इसीलिए भटिंडा जो है कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया हो गया। वहाँ से एक ट्रेन चलती है गंगानगर, श्री गंगानगर के लिए भटिंडा से, जैसे कैंसर ट्रेन करते हैं, उसमें जो मरीज जो चलता है या तो कैंसर का मरीज होता है या उसका कोई साथी होता है। अरे तो ये सब चीज़ें जो हैं केमिकल से हो रही हैं। हम अपने कच्चे लालच में ये सारे, जहाँ पे यूरिया 1 मुट्ठी पड़ना चाहिए वहाँ 1 बोरी पड़ रहा है, क्योंकि सब्सिडी थी, सरकार ने सब्सिडी ख़त्म करी। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी के नुकसान जो है वो हम भर रहे हैं। सही बात। अच्छा साहब, एक क्वेश्चन ये आया है कि पिछले 8-10 साल से एक जुमला पूरा घूम रहा है कि जी मुझे टेनिस एल्बो का पेन है। आखिर ये टेनिस एल्बो है क्या चीज़ और इसका क्या समाधान है? टेनिस एल्बो रैकेट स्पोर्ट से लिंक्ड हुआ करता था। जैसे आपका यूरिक एसिड का गाउट का बदल गया कि पहले ये था कि साहब गाउट में लिखा है पुरानी किताबों के मीट ईटर्स डिजीज़ है, ये माना जाता है जो मीट खाता है उसे गाउट होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। वैसे ही अब टेनिस एल्बो जो है वो एक अपभ्रंश करके कह लो कि एक नाम पड़ गया टेनिस एल्बो, बाहर की तरफ है टेनिस एल्बो, अंदर की तरफ गोल्फर्स एल्बो। दिक्कत टेनिस एल्बो इतना डिसेबलिंग होता है कि आदमी, जैसे मैं गिलास उठा रहा हूँ तो गिलास उठा चाय की प्याली नहीं उठा सकता इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने तो अपनी ऑपरेशन करा लिया, मेरी भी एक नॉलेज में है यहाँ पे जिन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया था। अच्छा। पर ये है कि इसका कोई एक्चुअली रैकेट स्पोर्ट से ऐसा लिंक नहीं है और इसका मैकेनिज्म समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा होता नहीं है। पर उसका साइंस में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे पास हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम कह देते हैं रेकरेंट स्मॉल इंजरीज, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हमारी चीज़ें हैं जो गलत कर रहे हैं, उससे ये धीरे धीरे बरम आ जाता है हड्डी पे। और हड्डी पे जो आता है टेनिस एल्बो में तो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से पिंडली उठती है। तो जब हम काम करते हैं हमारा हाथ ऐसे रहता है, जब तक ये हाथ ऐसे नहीं होगा हम कुछ चीज़ उठा नहीं सकते जी। तो जब उठा नहीं सकते तो इसीलिए टेनिस एल्बो में दिक्कत आती है।
ठेकेदार। एक्साइज है, अब दवाइयाँ बहुत आ गई हैं, अगर थोड़ा सा आदमी विजिलेंट रहे तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, कवर हो जाता है। एक्साइज से ही ठीक हो जाता है। पर उसमें ये है कि आपको समझना है और करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया है कि इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या चीज़ है और ये कैसे सही होता है? बहुत सारे पेशेंट हैं जो उनकी उम्र गुजर गई है, लेकिन मेरा सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ, आखिर ये है। एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि धीरे धीरे बीमारी का नाम गलत पड़ गया। सर्वाइकल गर्दन को कहते हैं जी। तो गर्दन अगर बीमारी है तो सारी दुनिया बीमार है जी। बाकी है बीमारी स्पॉन्डिलाइटिस है, अगेन एज रिलेटेड है। एज के साथ हड्डी बढ़ती है, जैसे घुटने में बढ़ती है, जैसे कमर में बढ़ती है, वैसे उसमें बढ़ती है, गर्दन में बढ़ती है। इस सब के लिए कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, कुर्सी और हमारा लेटने बैठने उठने का कारण जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा क्या होता है कि हम चश्मा नहीं लगाना चाहते, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका चश्मे का नंबर है और जितना कम नंबर है उतना ज़्यादा वो दुख देता है। जिस दिन आपको दिखना बंद हो जाएगा उस दिन आपके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो जितना कम नंबर चश्मे का उतनी ज़्यादा आपके गर्दन में दर्द रहेगा। और 99% जो एक्सरे आते हैं जिसमें लोग सर्वाइकल कह के आते हैं, उन्हें सर्वाइकल होता नहीं, क्योंकि उम्र के साथ हड्डी थोड़ी बढ़ती है। तो उसको मेरा मानना है कि वो गलत नाम दिया जा रहा है। मरीज़ को लेटने बैठने उठने का तरीका सिखाना है। चीज़ ये रहती है, हम लेट मोबाइल आने से और दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सर मैं आपकी बात को काटते हुए कहता हूँ कि मोबाइल का आपने नाम लिया, मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में कुछ लोगों ने ये सवाल किया है, कुछ तो बच्चे हैं जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहे हैं। क्या आखिर इसका किसी हमारी बैकबोन पर इसका कोई बैड इफेक्ट पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। एक तो क्या है कि मोबाइल में जो हम काम कर रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटा होता है जी, और ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि फ़ॉन्ट, अगर जिसका कोई नंबर है कि उसका फ़ॉन्ट कैसे बड़ा किया जा सकता है। और फ़ॉन्ट बड़ा करने का नुकसान ये हो जाता है कि कुछ वेबसाइट्स उसको मैच नहीं कर पाती, तो आपको जो ट्रांजैक्शन या कुछ करने हैं उसमें कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं वेबसाइट में। आपका फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो वो थोड़ी सी उसकी दिक्कत है। लैपटॉप में ये है कि लैपटॉप में दिक्कत ज़्यादा आती है मेरे हिसाब से बनस्बत आपके डेस्कटॉप से, क्योंकि डेस्कटॉप पे आप मॉनिटर अपना ठीक रख सकते हैं। उसका ये रहता है कि डेस्क मॉनिटर रहना चाहिए आई लेवल पे, कीबोर्ड रहना चाहिए 15 डिग्री पे। 15 डिग्री। और फिर भी कीबोर्ड में और माउस में भी अर्गोनॉमिक माउस और कीबोर्ड आ गए हैं, जिसके अंदर वो इस तरह बीच में से उठे हुए होते हैं, तो उसमें जब हाथ रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका शायद किसी ने पूछा नहीं हुआ, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। उसमें होता है क्या है, जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने से नसों पे दबाव आ जाता है। उस दबाव से कार्पल टनल सिंड्रोम को भी एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये कुछ मिसयूज़ या मिसयूज़ ही कहा जाएगा कि एक प्रोसेस को बार बार करने से, जैसे टेनिस एल्बो को हम कहते हैं मिसयूज़ है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं रॉन्ग उस पे है, डेवलप हो रही हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है उसका सबसे आसान तरीका है अपना लेटने बैठने का तरीका सही रखिए, एक्सरसाइज करिए। हम लोगों का एक्सरसाइज कल्चर बहुत ख़राब है, हम लोग एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते। ज़्यादातर जो लोग टहलने जाते हैं वो अपने को एक खुशफहमी में रहते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं, पर वो वॉक प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि जो वॉक होनी चाहिए ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। ब्रिस्क वॉक में क्या है कि आइडियली 45 मिनट होनी चाहिए या 5 किलोमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपको हल्का सा पसीना आने लगना चाहिए, हल्का सा आपके दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए, हल्की सी सांस फूलनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप 12 हफ्ते कर ले रहे हैं तो आप अपना BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट ले आएंगे लेवल पे, और उसको फ़ायदा ले लेंगे। नहीं तो आप कितनी वॉक कर लो, हाथ पैर फेंक के गप लड़ाते कर लो, कुछ नहीं मिलना आपको। नहीं होगा। सही बात। डॉक्टर साहब, ये गठिया के बारे में किसने सवाल किया है कि ये गठिया की क्या पहचान है और क्या ये ऐसी बीमारी है कि ये कवर हो जाती है? गठिया के साथ एक ऐसी चीज़ है कि गठिया एक बहुत लूज टर्म है। अंग्रेज़ी में कोई भी अगर आपके जोड़ में दर्द से, क्योंकि उसका वर्क जो है वो आर्थराइटिस जो है वो उसमें जहाँ आइटिस लग गया बरम है, तो वो ही हिंदी में अगर या हम जो आम भाषा में कहते हैं वो गठिया हो गई। जी जी जी। गठिया बहुत तरीके होती है। जो आम गठिया जो हम लोग पुराने लोग जानते हैं वो एक तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, और दूसरा गाउट।
जो है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाए, 2 गठिया थी जिनका आम आदमी समझता है। पर आज की तारीख में मेरे हिसाब से 150 से 250 तरीके की गठियाँ हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जिनका अगर आप टेस्ट कराने जाओगे तो दिल्ली तक में नहीं होते, टेस्ट उनके बॉम्बे होते हैं जाके। तो इसका कोई वो नहीं है, पर थोड़ा जेनेटिक भी है, कुछ इसमें बीमारियां जैसे रूमेटॉइड में जेनेटिक हो जाता है। पर यह है कि अगर आप सही समय पे इसको डायग्नोज कर लें, दवाई लेते रहें तो रुक जाता है। दिक्कत यह है कि ये स्पॉन्टेनियस रेमिशन में भी चला जाता है, अपने आप रुक जाता है, पर कब एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए लोगों का ये मानना है कि दवाई आप लेते रहो, बीच में ब्लड टेस्ट कराते रहो देखने के लिए कि आपका पैरामीटर्स ख़राब नहीं हो रहे हैं ब्लड के। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आया है कि आजकल, पहले ऐसा हुआ करता था अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर हो गया और सही हो गया। आजकल सर्जरी बहुत ज़्यादा होने लगी है, सर्जरीज ज़्यादा होने लगी, इसका कोई ख़ास रीज़न? खास रीज़न यह है कि हम लोगों की बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, हम लोग समय नहीं देना चाहते शरीर को। जी, दिक्कत यह उम्र बढ़ रही है, शरीर को समय दे नहीं रहे, तो बीमारी तो हम अपने आप पाल रहे हैं। आप क्लासिकली देख लीजिए, सड़क पे चलते हुए कुत्ता मिल जाएगा, बिल्ली मिल जाएगी, 3 टांग पे लड़कता हुआ जा रहा है, एक हड्डी टूटी हुई है, 15-20 दिन बाद आप देखेंगे वो उसका पैर जुड़ गया, चलने लगा वो। अब हम कुदरत को जब समय नहीं देना चाहते कि वो अपना काम करे, तो भाई ऑपरेशन ही है। आपको जब जल्दी है बहुत, ये है कि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सर्जरी, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन गलत है, पर उसमें कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं जिसमें यह है कि आपका जोड़ के अंदर फ्रैक्चर है, क्योंकि अगर जोड़ ठीक से नहीं जुड़ेगा तो आपको गठिया हो जाएगी। कार्टिलेज का जो सरफेस है वो ठीक होना चाहिए। फिर कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हैं, 3 हड्डियां ऐसी हैं शरीर में जो कि अगर टूट जाएं तो कहीं नहीं जुड़ती, क्योंकि उनका ब्लड सप्लाई बहुत ख़राब है। एक नेक फीमर होता है जो कूल्हे की हड्डी होती है, एक गट्टे में टैलस है उसका होता है, और तीसरा जो होता है स्कैफॉइड होता है जो कलाई में बिल्कुल नीचे होता है। स्कैफॉइड का फ्रैक्चर बड़ा आम है, लोगों को होता है, ज़िंदगी भर उसी में काम चला देते हैं, कभी कभी काम करते समय ग्रिप में प्रॉब्लम आती है। तो स्कैफॉइड की इतनी, पर पैर के फ्रैक्चर में प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपका पैर लोड नहीं ले रहा तो आप नहीं चल सकते। तो इसलिए ये है कि जिसको जल्दी है या वो है, क्योंकि ऑपरेशन भी जो है अपनी दिक्कतें लेके आता है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अलग कर देगा। जी जी। और हड्डी की चोट में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य मेरे हिसाब से है वो ये है कि कुछ हमारे पास ऐसी जांचें हैं जो कि बहुत ख़राब हैं। ख़राब इसलिए है कि आप किसी का ऑपरेशन, पेट में 33 फुट आंत होती है, किसी का ऑपरेशन हो 22 फुट निकाल के आप बाहर आ जाओ, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्सरे में हर आदमी हड्डी पे बिना जाने हुए कह देगा नहीं साहब आपका ये गलत हो रखा है। वैसे MRI है, MRI अगर आप 100 लोगों के कराओगे तो उसमें 90 की डिस्क बाहर आती है। अब आपकी MRI, आपके कमर में दर्द है, MRI हुआ, दूध में मक्खी पड़ी है, पिएगा कौन? हर आदमी ऑपरेशन बताएगा। तो सर पे तो हथौड़ा खुद डलवा रहे हो आप। सही बात। तो ये है कि थोड़ा सा समय कुदरत को देना चाहिए, थोड़ा ये देना चाहिए। जंगल में भी जानवर की टूटती है हड्डी। अभी पीछे एक WhatsApp पे मैसेज चल रहा था कि साहब ये कब से पता चला कि डोमेस्टिकेट ह्यूमन्स कब हुए? तो बोले कि जो बॉडी कलेक्ट हुई, जो खुदाई में निकली, तो उसमें एक आदमी की बॉडी निकली जिसका कि रान की हड्डी, फीमर का फ्रैक्चर था और जुड़ गया था। तो उसका, उनका कहने का मतलब ये था, जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो वो है, उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये है कि जब उसकी हड्डी लगी, टूटी, तो उसके साथ के रहने वाले जो लोग थे उसे उठा के ले गए, इतना टाइम उसे मिला कि हड्डी जुड़ गई। नहीं तो जिसकी टूट गई उसे दूसरे जानवर ने खा लिया। बिल्कुल। तो ये एक हमारी जो है प्रोग्रेस का वो है। और कुछ में ये रहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हाथ में कम लगता है, पैर में ये हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, आदमी चल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जल्दी जो है वो दिक्कत दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे रोड 2 व्हीलर वाले एक्सीडेंट हैं ये बहुत दुखदाई हैं। और इसमें दुर्भाग्य हमारा प्रशासन जो है वो चाहता है ये एक्सीडेंट हो। ये मेरे को बड़े दुख से कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो चाहे ये एक्सीडेंट 2 दिन में रुक जाएंगे। क्योंकि मेरी एक संपर्क ऐसा हुआ था जिसमें मैंने कहा था, तो जो मेरे को जवाब मिला, मेरे को शर्म आई कि मैं किसी अफसर के सामने बैठा हूँ। अच्छा। ये 10-10 साल के, 5-5 साल के बच्चे जो बैठ के चला रहे हैं पीछे 5-5 बैठा के, मेरे को तो ऐसा लगता है माँ बाप ये चाहते हैं एक्सीडेंट हो, दूसरे से पैसा वसूल लो।
बिल्कुल ये एक बहुत गलत आदत बन गई है और आदमी बहुत इस पे वो लेता है, फक्र लेता है कि नहीं साहब देखो मेरा 10 साल का बच्चा है, गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। क्यों चला रहा है भाई? 18 साल से पहले से क्यों नहीं चलाना चाहिए? उसके सेंसेस हैं, उसके परसेप्शन है, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। साहब लास्ट 2 क्वेश्चन हैं और बस इसके बाद आपको भी वक्त आपके पास कम है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आजकल अभी आपने उसका थोड़ा सा जवाबदेही भी दिया था कि आज जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, वहाँ पर सप्लीमेंट भी खाए जा लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ ऐसे ही ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ इंजेक्टेबल की शक्ल में चल रहे हैं, कुछ पाउडर की शक्ल में चल रहे हैं। क्या उसके बॉडी के ऊपर या बोन्स के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं? देखिए जिम जितने चल रहे हैं मेरे हिसाब से जिम ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ क्या है, आपके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है जिसने कि कोई कोर्स कर रखा हो जो आपको ठीक से बताए। दूसरा क्या है, पिक्चरें देख के सलमान खान को, शाहरुख खान को 6 पैक देख के हर आदमी को लगता है मैं बना लूँ। चीज़ क्या है, उनको उस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं तो करेंगे। आप 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, आप एक शरीर की खुराक बना लोगे जो आप पूरी नहीं करोगे, आपका शरीर लटक जाएगा, आगे आपको दुख देगा। बिल्कुल। जो पुराने पहलवानी करने वाले हैं आज उनको आप देख लो क्या हाल है, उनके घुटने गए हुए हैं, किसी की कमर गई हुई है, उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, शरीर बिल्कुल लटक गया है, बेडॉल शरीर हो गया है। जिम वो करना चाहिए जो शरीर को टोन करे, मसल्स आपके अच्छे रहे। साइकिलिंग है, स्विमिंग की हमारे यहाँ कहीं अच्छी सुविधा है नहीं, और स्विमिंग में अपनी प्रॉब्लम है क्योंकि पानी अगर नहीं बदला जाएगा इन्फेक्शन उससे कैरी होता है। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि अब कोई करना नहीं चाहता। और चीज़ ये है, मैं तो कहता हूँ लोगों से कि साहब समय था नांगल से लोग निहान नजीवात पढ़ने आ जाते थे, साइकिल से पैदल। आज क्या कहते हैं, नांगल से जालपुर जाने के लिए आदमी को 2 व्हीलर चाहिए। बिल्कुल। तो समय बदल रहा है और हम अपने साथ बीमारियां खुद पैदा करें। और ये जो पाउडर्स हैं ये नुकसान करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज की तारीख में 25-25 साल के बच्चों में कूल्हे सूख जा रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ इन पाउडर्स के कारण है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है कोई नहीं जानता। और दूसरी ज़्यादातर जो प्रोटीन्स खाने को दी जा रही हैं वो वे प्रोटीन्स हैं। वे प्रोटीन्स हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं खाई, तो हमारा सिस्टम उन्हें पचाएगा कैसे? आप देसी चना ले लो, काला सत्तू बना लो, उसका चना भिगो के आप खा लो, उसके क्या कहते हैं दाल बना के खा लो, उसको क्या कहते हैं आप भून के खा लो, भाड़ में खा लो, हर तरीके से 50 तरीके से खा सकते हो, और उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है इस चीज़ का कि आजकल हमारे यहाँ भी बैडमिंटन का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो आफ्टर 40 एज वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या उनके खेलने के बाद उनके घुटने सही सलामत रह सकते हैं? नहीं, देखिए बैडमिंटन में एक्चुअली ऐसा है कि नुकसान उसे ही होगा। कुछ लोगों को आदत होती है ना, स्मैश करते हैं, पैर पटकते हैं जी, वो तो अपना नुकसान कर रहा है क्योंकि कार्टिलेज डैमेज कर रहा है। बाकी हमारे गेम्स में और जिम में और में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जितने भी सिखाने वाले हैं उन्हें खुद नहीं मालूम कि पहले वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन का क्या है। पहले जितने भी अखाड़े होते थे उसमें उस्ताद पहले चक्कर लगवाता था, दंड पिलवाता था करने से पहले और करने के बाद, और जो नहीं करता था मारता था। क्यों मारता था? उसे पता था कि शरीर टूट जाएगा। ठंडे शरीर पे आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना बाजा बजा रहे हैं। गर्म शरीर को आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, आप अपना बाजा बजा रहे हैं। तो आप कम से कम ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं गेम के उसको तो फॉलो करिए। बैडमिंटन खेलने यानी 5 चक्कर बैडमिंटन कोर्ट के भाग लीजिए, तब गेम खेल लीजिए। खेलने के बाद 5 चक्कर भाग लीजिए जिससे शरीर ठंडा हो जाए। तो ठंडे शरीर में आपके कम से कम नुकसान तो कम होंगे। आपने गर्म शरीर छोड़ दिया, जो एक खुराक चाह रहा है वो उसे मिल नहीं रही, तो वो अपने आप खराब हो जाएगा। बैडमिंटन अपने आप में खराब नहीं है क्योंकि बैडमिंटन एक बहुत छोटे कोर्ट में खेला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता, और हमारा कोई इतना एग्रेसिव गेम नहीं है किसी का भी। बिल्कुल, वो तो एक यंग एज 13 से 20 के। और ये है कि गेम्स ज़रूरी है, खेलने के लिए अच्छा है। वॉलीबॉल भी हमारे यहाँ बहुत खेला जाता है। वॉलीबॉल का पता नहीं कह नहीं सकता, पर वॉलीबॉल एक ऐसा गेम था जो बहुत खेला जाता था हमारे यहाँ। अब कम हो गया, अब कम हो गया, शायद फील्ड ख़त्म हो गई है। सब फील्डों में तो क्या कहते हैं मकान बन गए, तो खेलेगा कहाँ कोई। नाज़रीन, आप थे डॉक्टर अतुल बहादुर सक्सेना जो कि नजीबाबाद के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एक तवील वक्फे से अपनी खिदमत बराबर अंजाम पीढ़ी दर पीढ़ी देते आ रहे हैं और बहुत ही कीमती बातों से हम लोगों को नवाज रहे थे। और हमने आज स्पेशल गेस्ट उनको बुलाया था आज के हमारे इस प्रोग्राम में कि वो प्रबंधक बने MDS इंटर कॉलेज के, और हम उनको अपनी यहाँ पर आकर सम्मानित करना के चाहते थे, लेकिन हमने उनके साथ थोड़ी सी बात कही कि हमने थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा ले लिया और नाजरीन की जो सवालात आए
थे। डॉक्टर साहब को उसमें तकलीफ़ हुई कि हमने उनको टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन उन्होंने जवाब इतने अच्छे दिए, मैं समझता हूँ सभी लोग सेटिस्फाई हो चुके होंगे। एक बार फिर मैं सलाम नजीबाबाद की जान से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने हमें कीमती लम्हात दिए। फिर नेक्स्ट टाइम किसी न किसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे, इसी स्टेज पर लाकर, इसी चेयर पर बिठाकर, ज़रूर उससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके फ़ायदे के लिए होगा। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, जो मैं शुरू में कहना चाहता था वो मैं आखिर में कहकर अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। डॉक्टर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि उसे नहीं है ख़ुद अपने कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है ख़ुद अपने कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। किसी शायर ने, शायद मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए ये शेर कहा हो कि वो तहज़ीब का मुसाफिर है, ये पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीक़ा छोड़ जाता है। एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो को टाइम दिया, और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट किसी शख्सियत को बुलाएंगे। जब तक के लिए हम आपसे विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।